वेलकम टू द स्टूडेंट। इन दिस वीडियो सेशन हम लोग जो है हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, हम लोग उसको आगे आज देखते हैं। हमारा ये पार्ट 2 है उस चैप्टर का। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राइसेस एज सिग्नल इन इकोनॉमी, है ना। तो देखिए प्राइसेस को सिग्नल माना गया है कि क्या माना गया है, सिग्नल। सिग्नल मतलब हो गया कि इसको इंडिकेटर माना गया है ना। इंडिकेटर मतलब ये है कि इंडिकेटर का मतलब ये है कि इकोनॉमी अगर बढ़ता है या इकोनॉमी घटता है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो होती हैं ये प्राइस पर डिपेंड करता है ना। तो प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो एक इंडिकेटर की तरह रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमी में, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, इसके बाद हम लोग एक चीज़ को यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइसेस और डिमांड को लेकर। तो देखिए जब प्राइस ज़्यादा है इसका मतलब ऑब्वियसली इस बात को मान कर चलिए कि वहाँ पर डिमांड भी क्या है, ज़्यादा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके अपोजिट कंपोनेंट को। जब डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस भी ऑब्वियसली क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ये दोनों कन्वर्स चीज़ है, दोनों कन्वर्स अप्रोच है ना। अब देखिए क्या हुआ, डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया। डिमांड बहुत ज़्यादा है तो क्या हो रहा है, मेरा प्राइस भी बहुत ज़्यादा जा रहा है। एक समय ऐसा आता है कि प्राइस रुकने का नाम नहीं ले रहा है, प्राइस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। वहाँ से डिमांड घटना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और जब डिमांड घटना शुरू हो जाएगा तो वहाँ से फिर प्राइस भी क्या होगा, घटने लगेगा। मतलब एक चीज़ यहाँ पर आप जान सकते हैं क्या, कि अगर प्राइस बहुत बढ़ रहा है तो ये इस बात को भी आप मान के चलिए कि एक समय ऐसा भी आएगा कि प्राइस वहाँ पर घटेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये जो बीच का इंटरमीडिएट जो होगा, ये भी आप इस चीज़ को भी नोट कीजिए, है ना। प्राइस एक लेवल तक अगर बढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर लेवल के ऊपर बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, लोग वहाँ पर डिमांड को क्या करेंगे, फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अब प्याज का जो दाम है वो क्या होता है, प्याज का जो दाम है वो सिंपल सा चीज़ है कि 150 रुपये केजी तक वो जाता है। यही प्याज के दामों में क्या होता है, बढ़ोतरी होता है। 100 केजी वो 100 रुपये पर केजी जाता है ना। तो अब क्या हुआ, ये यहाँ तक टॉलरेबल है। एक समय ऐसा आएगा कि 500 तक जा सकता है। अब लोग इसको टॉलरेट तब तक करेंगे जब तक उनके पास इनकम है ना, इसको अफोर्ड करने का। जिस दिन उनके पास इनकम नहीं होगा, वो अवेबिलिटी वहाँ पर उनकी नहीं रहेगी, उस दिन क्या होगा, डिमांड वहाँ घटने लगेगा। जैसे अगर 1000 रुपया अगर हो जाएगा तो लोग 1 केजी के लिए 1000 रुपया पे नहीं करेंगे। इसलिए वहाँ पर क्या होगा, लोग सोचेंगे कि चलो हम क्या करते हैं, वहाँ पर प्याज हमको नहीं चाहिए, तो वहाँ पर डिमांड क्या होगा, कमने लगेगा। अब डिमांड कमने लगेगा, लोग नहीं खरीदेंगे तो मार्केट में क्या हो जाएगा, ये एक एबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाएगा। तो वहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, वहाँ जमा हो जाएगा मार्केट में। तो फिर एक स्टॉक का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो स्टॉक को क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम दामों को करना पड़ेगा, दाम कम होगा, है ना। तो आप देखिएगा इस चीज़ को कि जिस प्रोडक्ट का दाम मार्केट में बहुत तेज़ी से अगर ऊपर जाता है तो उस प्रोडक्ट का दाम क्या होता है, कुछ समय के बाद फिर उसी तेज़ी के साथ वहाँ पर घटना भी क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ये जो कंसेप्शन है इसको क्लियर रखना है ना। यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल क्या है, देखिए गवर्नमेंट को हम लोग कभी कभी क्या बोल देते हैं, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो हाइक होता है वहाँ पर प्राइसेस, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। लेकिन सच बात ये है कि इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो इकोनॉमिक को अच्छे तरह से जानते हैं वो इस चीज़ को जानेंगे कि ये प्राइस है, ये प्राइस ही एक ऐसा चीज़ है जो फ्लक्चुएट होता है। और फ्लक्चुएट होने के बाद ये इकोनॉमी में क्या करता है, ये इकोनॉमी में क्या करता है, कभी इकोनॉमी को बढ़ा देगा तो कभी इकोनॉमी को घटा देगा। तो गवर्नमेंट का यहाँ पर बस एक रोल होता है कि वो क्या करता है, पॉलिसीज़ को लाता है और पॉलिसीज़ के थ्रू वो चाहता है कि मार्केट को कंट्रोल किया जाए। लेकिन वो चाहेंगे गवर्नमेंट कि अब प्राइस को कम कर देंगे, तो प्राइस को कम कैसे करेंगे, वहाँ तो डिमांड भी प्राइस से जुड़ा हुआ है। और डिमांड को कम कैसे करेंगे, वहाँ तो डिमांड प्राइस के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ क्या करेंगे गवर्नमेंट इसको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट क्या करेगा कि वहाँ बीच में इंटरमीडिएट पॉलिसीज़ को लाएगा। अब इंटरमीडिएट पॉलिसीज़ का मकसद क्या रहेगा, उसका मकसद ये रहेगा कि मार्केट के बैलेंस को वो क्या करके रखेंगे, बना के रखेंगे, है ना। सो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री और ट्रेड, है ना। अब सिंपल सा चीज़ है क्या कि इंडस्ट्री यहाँ पर बढ़ रहा है। इंडस्ट्री बढ़ने का मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि ट्रेड भी बढ़ रहा है। तो यानी कि ये जो ट्रेड अगर बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्री कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहा है। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि ट्रेड अगर बढ़ रहा है तो इंडस्ट्री का क्या रोल होगा। तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है। तो जब ट्रेड बढ़ रहा है तो इंडस्ट्री क्या कर रहा है, यहाँ इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है। तो इंडस्ट्री बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन भी वहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब
प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो ऑब्वियस बात है कि वहाँ पर ट्रेड भी बढ़ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दो बहुत अच्छे तरीके का हमारा आयरन स्टील फार्म है, वो कौन सा है, एक जमशेदपुर में है टाटा और एक कोलकाता में है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर दो नाम दिया गया है, इस सेंस में नाम दिया गया है कि जो इनिशियल स्टेज था इंडिया का, ये दो जो हमारा जो आप हमारा जो स्टील प्लांट देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट का काम किया है ना। इसके बाद एक चीज़ आपको सामने में दिख रही होगी, एक चार्ट आपको दिख रहा है। तो इस चार्ट में क्या करना है, इस चार्ट में क्या करना है कि आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। वहाँ पर ईयर दिया गया है, इंडियन है, यहाँ पे इंडिया है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है ना, 3 कंट्री है। तो आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, है ना, इस टेबल से। इस तरह का कोई भी टेबल दे देगा आपको, क्या बोलेगा, एक डेट दे देगा 1950s के समय, एक डेट दे देगा आपको, ईयर दे देगा 2000 के समय, आपको कंपेयर करना है ना। कुछ भी दे देगा, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, प्रोडक्शन का। इंडिया को बोलेगा कि 1950s के समय जैसे कि 10.7 है, फिर 2000 में 32 पॉइंट इस तरह का है, इस तरह का चार्ट दे देगा और आपको बोलेगा 5 क्वेश्चन दिया जाएगा इस केस स्टडी पर बेस्ड, है ना। और वो जो 5 क्वेश्चन दिया जाएगा आपको उसको आंसर बताना है, लेकिन इस ग्राफ को देखकर ही बताना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे क्या है कि इस ग्राफ में अगर पूछा जाए कि अगर ये चीज़ पूछा जाए कि इंडिया का कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट आपको देखने को मिलता है या इंपोर्ट देखने को मिलता है, वाट एवर द क्वांटिटी, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको, मान लेता हूँ यहाँ पर एक्सपोर्ट का टेबल है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया का कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट का वैल्यू है। तो आप क्या कीजिएगा, आप देखिएगा यहाँ पे 2000 ईयर में 32.5 गया है, जो कि इंडिया का मैक्सिमा है। ये तो आप बता दीजिएगा, लेकिन इसके साथ वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर ये है क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हुआ। तो आपको इसको वहाँ पर रीज़न को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और रीज़न क्या है, आपको पता है कि रिफॉर्मेशन जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ते गया, वहाँ पर इंडस्ट्रियल फ्लोरिशमेंट भी क्या होते गया, बढ़ते गया। हम लोग 1950s में थे तो वहाँ पर एग्रीकल्चर बढ़ रहा था, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, हमारा इंडस्ट्री भी क्या होते गया, बढ़ते गया। तो रिफॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा आया, पॉलिसीज़ भी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा आया। तो इस कारण से क्या हुआ, इंडस्ट्री में आपको एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को यहाँ पर मिला। तो अपने कंसेप्ट को यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, अपने आंसर राइटिंग में इसको लिखना पड़ेगा, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला थीम होगा वो थीम आप देखिए कि जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, है ना, ये एक एक्ट है, इसको पूरी तरह से 1956 में इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन ये जो एक्ट था ये आपको शुरुआती समय में भी देखने को मिला, कब, 1948 के समय। चूँकि 1947 में फ्रीडम मिल चुका था, तो अब हम लोग चाहते थे कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री भी सेटअप हो। तो 1948 में हमने क्या किया, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को लाया। बट ये पूरे तरह से फुल फ्लोरिस्ट कब हो गया, कब हुआ, ये हमारा जब इकोनॉमिक प्लानिंग बना 1950s में, तो उस समय ये स्टार्टअप हुआ था अच्छी तरह से काम करना। लेकिन फाइनली ये कब हुआ, 1956 में। तो इस चार्ट को आपको दिमाग में रखना है ना। इसके बाद आते हैं, ये इसमें हुआ क्या, तो देखिए ये जो बेसिकली था, ये सेकंड 5 ईयर प्लान के समय इस पॉलिसी को लाया गया, है ना। क्योंकि पहला 5 ईयर प्लान जो आपको था ये था हमारा 1951 से लेके हमारा 56 तक। तो 56 से हमारा जो स्टार्ट हुआ, यानी हम लोग जो 56 से हम लोग 61 जो पीरियड था, यानी फर्स्ट का एंड और सेकंड का स्टार्टिंग। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। इसके बाद क्या हुआ, इसमें कंसेप्ट आया प्राइवेट का भी और पब्लिक का भी। तो प्राइवेट का बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, कैपिटल होता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के पास क्या होता है, कैपिटल होता है। प्राइवेट कंपनी अपने आप में क्यों जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है क्योंकि गवर्नमेंट के पास, पब्लिक सेक्टर्स के पास जो पैसे होते हैं, फंड होता है, वो लिमिटेड होता है। लेकिन ये जो होते हैं प्राइवेट एजेंसी, अपने मन के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पैसे को अलग अलग वेंचर्स में लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, है ना। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं करेगा। गवर्नमेंट का शेयर जो है वो फिक्स्ड है। अगर वो एक जगह ज़्यादा पैसा लगा देगा तो दूसरी जगह इसको क्या हो जाएंगे, कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ये काम नहीं करना चाहता है। गवर्नमेंट क्या करता है, कम लगाएगा बट वो हर सेक्टर को क्या करके रखेगा, बराबर करके रखेगा। ये क्या करके रखेगा, इक्वलाइज करके रखेगा, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ देखना है। इसके बाद क्या हुआ, आपको जो पब्लिक सेक्टर है यहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा, खुला छूट नहीं देगा किसी आदमी को वहाँ पर पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट करने के लिए, है ना। उनका कोई दायरा होगा।
तो ये चीज़ आपको देखना है। इसके बाद क्या है, रीजनल इक्वालिटी, मतलब क्या है, यहाँ पर इंडस्ट्री को बैकवर्ड एरिया में लाइसेंस देना। लाइसेंस देना इन द सेंस कि वहाँ पर उसको टैक्स बेनिफिट भी दे दिया जाए और वहाँ पर बहुत सारी सुविधा, जैसे सारे सुविधाओं में से एक इलेक्ट्रिसिटी की भी सुविधा होती है। इतनी ही नहीं, इसके साथ ऐसे तमाम सुविधा जो एक बैकवर्ड एरिया में एक इंडस्ट्री को सेटअप होने में चाहिए, वो सारा क्या होता है, वो सरकार उसको क्या करता है, परमिट देता है ना। तो ये जो होता है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, रीजनल इक्वलिटी। मतलब ऐसा ना हो कि शहर में इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए और गांवों में बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री को अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहा है तो उसको वहाँ पर खोलने का परमिशन नहीं मिले। नहीं, ये एकदम बराबर है। ये देश के किसी भी जगह अगर चाहेगा तो इंडस्ट्री का नॉर्म्स जो होगा वो सब जगह क्या होगा, वो सब जगह क्या होगा, बराबर होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है ना। सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो ये सेटअप कब हुआ, 1955 में। चूँकि स्मॉल है तो ये कहाँ पर होगा, रूरल एरियाज़ में होगा, विलेज एरियाज़ में होगा। तो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो सेटअप किया गया, ये एक कमेटी के इन्फ्लुएंस के अंडर ये सेटअप किया गया है ना। एक कमेटी के अंदर में सेटअप किया गया, इसके लिए कमेटी का गठन हुआ था और उस कमेटी ने अप्रूवल किया, तब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप किया गया। तो वो कौन सा कमेटी है, वो है कार्ब कमेटी। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये आता है, इसको ध्यान से आपको देखना है ना। तो ये हमारा कौन सा था, हमारा कार्ब कमेटी था। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि 3 कैटेगरी में इंडस्ट्री का डिवीज़न हुआ है। एक है स्मॉल, एक है माइक्रो और एक है लार्ज स्केल, है ना। आपको फिर से एक बार यहाँ पर देख लीजिए, इंडस्ट्री का डिवीज़न 3 जगह पर हुआ। एक है हमारा नंबर 1 स्मॉल, दूसरा है हमारा ये माइक्रो और तीसरा है हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्री, है ना। अब देखिए स्मॉल क्या है, शुरुआती दौर में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थे, एक्चुअली टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को चेंज करता है। जो कैटेगरी होता है वो कैटेगरी में कुछ ना कुछ बदलाव होता है। शुरुआती दौर में जो स्मॉल इंडस्ट्री हुआ करता था, इसमें ऐसा बोला जाता था कि जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन अब कुछ समय के पहले उसको बाद में किया गया 1 करोड़ और बाद में इसके लिए फिर 5 करोड़ भी ऐसे लिमिटेशंस को किए गए, है ना। इसके बाद माइक्रो में क्या था कि 5 लाख से ये ऊपर का अमाउंट ये आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं इस इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में, है ना। अगर आप ऊपर अगर करते हैं तो आपका कैटेगरी बदल जाएगा। आप कहाँ पर चले जाइएगा, आप मैक्सिमम आप फिर अगले कैटेगरी में चले जाइएगा। आपका जो लेवल होगा इंडस्ट्री का वो चेंज हो जाएगा। और लास्ट कैटेगरी था कि लार्ज स्केल, जो लोग 5 करोड़ से 10 करोड़ के रेंज में अपना पैसा को इन्वेस्ट करते थे इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, उन्हें मतलब कि उनके इंडस्ट्री को आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री के नाम से जो वहाँ लोग जानते थे। और इससे फ़ायदा ये होता था, गवर्नमेंट का फंड भी ज़्यादा आता था, आपका प्राइवेट कंपनी का फंड भी ज़्यादा आता था, तो इसके कुछ अपने फ़ायदे भी हुआ करते थे। तो ये चीज़ वहाँ पर है ना। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारे सामने है ट्रेड पॉलिसी, है ना। ट्रेड पॉलिसी क्या है, ये ट्रेड पॉलिसी के अंडर में एक टर्म आता है ट्रेड सब्स्टिट्यूशन। ये ट्रेड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, देखिए रिप्लेसमेंट का ही दूसरा नाम होता है सब्स्टिट्यूशन, है ना। रिप्लेसमेंट यानी कि मेरे पास कोई ऑप्शन है, मेरे पास कोई विकल्प है अगर चेंजिंग करने का, कुछ सुधार करने का, तो वही हमारा सब्स्टिट्यूशन है। तो हमने कुछ अल्टरनेटिव्स को निकाला, किस चीज़ के लिए, ट्रेड को करने के लिए। तो क्या अल्टरनेटिव था, अल्टरनेटिव था कि पहला बात ये कि हमारा जो इनिशिएशन था कि ट्रेड के ग्रोथ को इंक्रीज करना, है ना। दूसरा चीज़ क्या था कि जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा सामान जो इंडिया में पहले से प्रोड्यूस्ड हो रहा है ना, जो इंडिया वेल इक्विप्ड है उसको प्रोड्यूस करने में, तो ऐसे सामानों को हम लोग दूसरे जगह से, दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में इंपोर्ट को नहीं करवाएंगे। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, एक सामान के लिए हमारा क्या होगा, इकोनॉमी जो होगा डिस्टर्ब हो जाएगा। दो जगह से हम लोग सामान, एक ही सामान ले रहे हैं तो इससे क्या होगा, डिस्टर्बेंस बढ़ेगा। तो इस चीज़ को भी क्लियर। और नेक्स्ट इसके बाद जैसा है हमारा कि इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर 2 टर्म्स को लाया, एक टैरिफ को लाया और एक कोटास को लाया। तो टैरिफ क्या होता है, जैसे हमको अगर मान लेता है कि अगर एक केसेस है, अगर आप लोगों के सामने एक केसेस को मैं रखता हूँ कि ये है इंडिया, ठीक है, और ये है हमारा कौन सा, चाइना। अब चाइना क्या करता है, जैसे ट्रेडिंग हो रहा है, दो कंट्री के बीच में क्या हो रहा है, ट्रेडिंग हो रहा है। तो अब ये है हमारा इंडिया। तो इंडिया जो है, अब जैसे कि चाइना क्या कर रहा है कि अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान इंडिया में बेच रहा है,
तो इंडिया भी क्या कर रहा है, इंडिया भी उसको ऐसा परमिट दे रहा है कि ऐसा इसलिए दे रहा हो सकता है कि ये पैसों के लिए दे रहा हो, इंडिया को पैसे मिल रहे हो, कमीशन मिल रहा हो, या नहीं तो हो सकता है कि ये ट्रेड कर रहा है तो इसके बदले इंडिया भी वहाँ चाइना में जाकर ट्रेड कर रहा है। तो देखिए क्या होता है, इंडिया जो चाइना में जाकर ट्रेड कर रहा है तो वो लिमिटेड है, वो अपना ट्रेड को वहाँ बढ़ाना नहीं चाहता है। लेकिन चाइना जब इंडिया में आ रहा है तो चाइना सोचता है क्या कि इंडिया के मार्केट को हम क्या करें, चारों तरफ से अपना बना लें। मतलब इतना इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन इंडिया में करें कि इंडिया का अपना प्रोडक्शन चैनल जो कंपनी होगा वो पूरी तरह से बैठ जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा इस कंडीशन में, सिचुएशन क्या होगा, इस कंडीशन में सिचुएशन ये होगा कि यहाँ पर जैसे कि इंडिया है तो इंडिया क्या करेगा, यहाँ पर इंपोर्ट को ले आएगा, इंपोर्ट के टैक्स को ले आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैरिफ। क्या बोलते हैं, टैरिफ। मतलब ये जो इम्पोर्टेड सामान यहाँ पर है, यहाँ पर इसने क्या किया, एक रेट को इंक्रीज कर दिया। अब ऑब्वियसली क्या होगा, इस इंक्रीज होने की वजह से चाइना क्या करेगा, यहाँ पर प्रोडक्शन क्या करेगा, कम करेगा, ये कंट्रोल्ड हो जाएगा। तो इस नीति को भी अपनाया गया है ना। ये जो है तब कब होता है, जब मटेरियल एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो ये इस मैकेनिज़्म को लाया जाता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा टर्म है क्या, कोटाज। कोटाज क्या होता है, देखिए दो तरह का कोटाज होता है, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। क्या होता है, जैसे सपोज क्या होता है कि अगर हम क्वांटिटी को, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर क्वांटिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचेंगे तो क्वांटिटीज़ को अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर इंपोर्ट करवा रहे हैं, जैसे कि हम लोग 1000 टन अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी सामान है जो दूसरे कंट्री से मंगवा रहे हैं, तो वो वहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा डायरेक्ट कोटाज में जा रहा है। और इनडायरेक्ट कोटा में क्या हो रहा है, कुछ वैल्यू यानी उसका प्राइस कितना लग रहा है, ये भी हमारा इनडायरेक्ट कोटाज में जा रहा है। तो दोनों चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं ट्रेड को क्या कर रही हैं, इनिशिएट कर रही हैं, है ना। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीडीपी को क्या बोला गया है। जीडीपी को बोला गया है इंडिकेटर, इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमी, है ना। जैसे कि छोटा स्केल इंडस्ट्री को अगर बढ़ाया जाए तो उसका असर कहाँ पर मिलेगा, जीडीपी पर मिलेगा। तो जीडीपी के बढ़ने से क्या होगा, नेशनल इन हमारा जो ओवरऑल जीडीपी के बढ़ने से क्या होगा, नेशनल इनकम पर इफेक्ट पड़ेगा। नेशनल इनकम जब बढ़ेगा तो देश का इकोनॉमिक जो ग्रोथ होगा वो भी क्या होगा, हमारा बढ़ेगा, है ना। इसलिए इसके बढ़ने से बहुत सारे चीज़ क्या है, डिपेंड कर रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, फॉरेन कंपटीशन को क्या करना है, बचाना है। ऐसा ना हो जाए कि हम अपने घर में, अपने देश में ऐसा कंडीशन में हो जाए कि हमारा प्रोडक्शन जीरो हो जाए और बाहर वाले कोई कंट्री आकर यहाँ पर इंडिया में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोडक्शन को ज़्यादा कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारा इंटर स्पेसिफिक यानी कि डिफरेंट कंट्री के बीच में हमारा इंटर कॉम्पिटिटिव जो हमारा जो कंपटीशन है वो क्या हो रहा है, हमारा बहुत घट रहा है, हमारी वैल्यू इन ग्लोबल मार्केट में घट रही है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है, आपके यहाँ पे चीज़ दिख रहा है कि एक पब्लिक है और एक प्राइवेट है। दोनों जो है ग्रोथ के लिए एक इम्पॉर्टेंट मीटर है, जिसको बोल सकते हैं मेजरमेंट मीटर है। और दोनों से क्या होता है, हमारा जीडीपी जो होता है ये काफ़ी आगे बढ़ता है ना। इसके बाद यहाँ पर एक आपका चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को आपको याद करना है, मतलब रफ फिगर में, मतलब इसको एकदम जो बोलते हैं ना कि दिमाग में इस डेटा को याद कीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आता है। मैंने पहले जिक्र किया है कि ये क्वेश्चन टेबल से रहता है, तो मैंने इसके पहले भी मैंने डिस्कस किया है टेबल को, ये भी टेबल को आपको डिस्कस करना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा कि 1950s और 50s के समय एग्रीकल्चर जो था इंडिया में क्यों ज़्यादा था, ठीक है। इस ग्राफ को देखकर आप बताइए, पहला है कि ये कहाँ था, हमारे 1950s और 51 में कौन सा सेक्टर इंडिया में ग्रो ज़्यादा किया, तो ये आंसर आएगा कौन सा, एग्रीकल्चर, है ना। इसमें क्या हुआ, हमारा 59% हुआ। अब आंसर क्या करना है कि ये क्यों हुआ, तो सिंपल सा बात है कि उस समय तुरंत प्लानिंग कमीशन हमारा बना था और पहला प्लानिंग कमीशन में एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग करने का बात किया गया। तो ऑब्वियस बात है कि इस समय एग्रीकल्चर का सिचुएशन क्या होगा, काफ़ी अच्छा होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपना रीजन देना है। इसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, हमारा ग्लोबलाइजेशन यानी 90s के समय हमारा ग्लोबलाइजेशन आया है ना इंडिया में। तो ग्लोबलाइजेशन आया, चूँकि इसके बाद वाला चैप्टर हमारा वही है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसके बाद जैसे इंडिया 90s में गया तो वहाँ पर ग्लोबल शिफ्टिंग हुआ। इन ग्लोबल शिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ, टेक्नोलॉजीज़ आ गया, प्राइवेट कंपनीज़ आ गई, इसके बाद ट्रेड का फॉर्मेशन भी बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ, हमारे सर्विस पर असर पड़ गया, यानी इंडस्ट्री अगर बढ़ता है तो सर्विस सेक्टर भी क्या होता है, बढ़ता है, लोगों की रोज़गार भी बढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ता है, जीडीपी भी बढ़ता है। तो इस सब के कारण क्या हुआ कि वहाँ पर ये सारी चीज़ क्या हुआ, वहाँ पर ये कंट्रोल किया गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारा आगे है क्या, हमारा लाइसेंस परमिट राज। लाइसेंस राज क्या होता है,
लाइसेंसी राज में क्या होता है कि उस समय स्टार्टिंग के समय में इंडिया में आपको पता है कि चूँकि मिक्स्ड इकोनॉमी का कल्चर था, तो मिक्स्ड में क्या होता है, कैपिटल भी होता है और सोशल भी होता है। तो हम कैपिटल की बात ना करके हम लोग यहाँ पर अभी सोशल की बात कर रहे हैं। सोशल में क्या होता है, सारे रिच और पुअर फ्री होते हैं कि अब वो अपने अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को खरीदेंगे, है ना। वहाँ क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उनका प्रोडक्शन होगा। तो ये सब जो परफॉर्मा होता है यहाँ पर क्या होता है, आपको सोशलिज्म में होता है। अब क्या हुआ इस समय, आपको एक प्रॉब्लम क्या देखा गया कि यहाँ पर बहुत मनमानी हुआ। मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेशंस था, वो लोग क्या करते थे, अब कोई भी चीज़ के लिए पाबंदी था। मान लेते हैं कि अगर जूट का इंडस्ट्री है तो वो जूट के ही चीज़ों को काम करेगा, वो जूट का ही प्रोडक्शन करेगा। अगर वो चाहता है कि कोई अदर फार्म्स को वो सेट करे, कोई अदर इंडस्ट्री को खोले, तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, उसको लाइसेंसी राज परमिट लेना पड़ता था। उसको इंडस्ट्री खोलने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। इसका नाम क्यों पड़ा लाइसेंसी राज, मतलब क्या हुआ, पहले ये था इसका नाम लाइसेंस परमिट, लेकिन चूंकि ये मनमानी होने लगा तो इसको बाद में क्या कर दिया गया, लाइसेंस राज। इसमें क्या होता था कि जो अधिकारी हुआ करते थे वो, अब एक फार्म चाहता था कि मेरा कोई एक सेक्टर खुल जाए, फिर बाद में दूसरा सेक्टर खुल जाए, फिर तीसरा सेक्टर खुल जाए। तो अब क्या होता था, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन था, पेपर वर्क था कि एक आदमी एक ही करता, एक आदमी वहाँ पर एक ही फार्म खोलता। लेकिन इस परमिट के अंदर क्या होने लगा कि लोग गलत तरीके से पैसा लेकर उसको क्या करते थे, इसका भी लाइसेंस दे देते थे, वो थर्ड फार्म का भी लाइसेंस दे देते थे। मतलब अब मनमानी होने लगा। अब जिसके पास ज़्यादा पैसा होता था उसके पास इंडस्ट्री का ग्रोथ भी ज़्यादा होता था। तो अब ये जो हो गया कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा, एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का क्राइसिस होने लगा। तो अब इतना प्रॉब्लम जब होने लगा तो इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करना था। वहाँ पर स्पेशलाइज सेक्टर के लिए काम कर दिया गया, वहाँ पर फ्रीडम ख़त्म हो गया। तो आपको तो पता है सोशलिज्म का क्या मतलब होता है। सोशलिज्म का मतलब होता है कि रिच और पुअर, रिच और पुअर क्या है, दोनों बराबर है। लेकिन यहाँ पर ये क्या कर दिया, ये लाइसेंस राज परमिट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, रिच को तो परमिशन मिलते गया, लेकिन यहाँ पर आपका प्राइवेट कंपनी, जो ये जो पुअर है, इनको प्राइवेट कंपनी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। तो इससे सिचुएशन इकोनॉमी का थोड़ा सा खराब हुआ। आगे जब सिचुएशन आगे आया तो हमारा सिचुएशन बदला। जब हमारा लिबरलाइजेशन का टाइम आया तो इसको हम लोगों ने क्या किया, सॉर्ट आउट किया। और ये कब किया, 1990s के समय हम लोगों ने किया। तो इस टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। और ओवरऑल हमारा ये जो चैप्टर नंबर 2 है, इस लेक्चर्स के साथ पूरी तरह से ये ओवर होता है। और जो भी कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को आपको दूर करना है। और कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिए, कंसेप्ट को समझिए। एनसीईआरटीज़ के कंसेप्ट को मैंने यहाँ पर एज ए समराइज़ किया हुआ है। इस पूरे कंसेप्ट को आप अगर समझ जाते हैं तो इतना जान लीजिए कि एक बोर्ड में क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो बोर्ड में 100% आने वाला है। कुछ इधर उधर करने का ज़रूरत नहीं है। आपको टू द पॉइंट इस लेक्चर को, वीडियोज़ को 3-4 बार देखना है और चीज़ों को समझना है। जो जो चीज़ मैंने कोशिश किया है आपको समझाने का, जो जो चीज़ मैंने कोशिश किया है आपको इंटरलिंक्ड करने का, रिलेट करने का, रिलेशनशिप जो मैंने डिस्कस किया है उसको आपको समझना है। वीडियोस को बार बार देखिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो इतना भी यहाँ पर आपको बताया गया है, जो आप सामने देख रहे हैं, इसको आप अपने कॉपी में, नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, है ना। और आपका जो सब्सक्रिप्शंस है वो होना चाहिए। और जो भी प्रॉब्लम है आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगले वीडियोस में हम लोग चैप्टर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू।